हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और दोस्तों संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धरना, ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें तो 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं धरना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपसे 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापरा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवी दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय हैं, 29 छापना इसके अंदर विषय है। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्र, रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर 18 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 है प्राण और दैहिक दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है।
अगर पूछे आर्टिकल नंबर दोस्तों 21A 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर पूछे दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापी का दोस्तों शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 25 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छापना दोस्तों डीपीएसपी अप्रवर्तनीय, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है, अगर पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों फ्री लीगल एड जो है ये आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की जगह गठन है ये आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों समान दोस्तों सिविल संहिता ये आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर दोस्तों पोषण है संबंधित दोस्तों अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है इनका दोस्तों पृथक्करण जो है ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 52, उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे आर्टिकल नंबर 53, उसका जो चुनाव दोस्तों वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों, उसके जो विधि होगी निर्वाचन की वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 261 जो है इसमें महाभियोग दोस्तों इंपीचमेंट जो है इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर 63 छापेगा, भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा, ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे, कोई भी दोस्तों विवाद हुआ, अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है ध्यान रखना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 72 दोस्तों आर्टिकल क्षमादान जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे, यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात तो ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा, आर्टिकल नंबर 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापेगा, धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112 जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यह आर्टिकल नंबर दोस्तों 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 तो नोट करना आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर पूछो दोस्तों आपसे CAG कैग दोस्तों कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है यह आर्टिकल नंबर 148 जो है गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 153 जानेगा, राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल
अक्सर लोगों को आपके माफ नहीं कर सकता आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर कुछ दोस्तों आपसे केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है आपके ध्यान रखिएगा एडवोकेट जनरल दोस्तों महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहां दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ए ध्यान रखना दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246 ए जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संवर्धित सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 दोस्तों आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापेगा ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267 प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापेगा एनके सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338 ए के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना दोस्तों 356 है, और पूछो दोस्तों आपसे वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 368 जो है संविधान संशोधन दोस्तों, अगर कुछ भाग 20 के अंदर दोस्तों ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना, जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो मैंने आपको एक साथ दोस्तों फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाए हैं, इसको ढंग से दोस्तों एक दो बार पढ़ना पक्का दोस्तों आपको याद होने वाला है। चलिए चलते दोस्तों आज की अति महत्वपूर्ण क्लास फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम। आज स्वागत है क्लास के अंदर आप सभी का। और नोटबुक पेन लेकर बैठिएगा भाई साहब, क्योंकि पेपर में छपेगा। और ध्यान रखना, जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो फिर लड्डू बटेगा, है ना। तो बिल्कुल मेरे साथ प्रियंका, चंदन, प्रदीप, मनोज, अभिषेक, बिल्कुल बलराम, सपना, सत्यम, उपासना, सभी का स्वागत है आप सभी का क्लास के अंदर। और तुम तो वैसे ही मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम लोग हो भी नहीं, है ना। चलिए, स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए आप मेरे साथ में 4 फरवरी 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए मिला ग्रैमी पुरस्कार 2025। चीन के कृत्रिम सूर्य ईस्ट ने 1000 सेकंड से अधिक समय तक जलने का बनाया रिकॉर्ड। जापान ने नए फ्लैगशिप रॉकेट H3 से नेविगेशन सैटेलाइट मित्सुबिशी 6 का किया सफलतापूर्वक लॉन्च। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने जीता टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का बनाया नया रिकॉर्ड। आज मनाया जाएगा विश्व कैंसर दिवस 2025। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की एपिकोकम इंडिकम फंगी की नई प्रजाति की खोज। कर्नाटक सरकार सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला बना पहला राज्य। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों कृषि, MSME, निवेश और निर्यात को दी गई मान्यता। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का 79 वर्ष की आयु में हुआ निधन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्ष 2025-26 के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपए का रेल बजट किया प्रस्तुत। सराची राड बंगाल टाइगर्स ने जीता पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, मतलब शेर शेरनी करके दिखलाएगा। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं मेरे दोस्त। अभी जंग बाकी है और मैं अभी हारा नहीं हूं, है ना, मैं अभी हारा नहीं हूं। और आज से एक नया कंसेप्ट चालू कर दिया मैंने। क्वेश्चन की संख्या 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी, 15 होगी, ये तय करेगा उस दिन में और करंट अफेयर से क्वेश्चन कितने बनने वाले हैं। ठीक है, तो आज से क्वेश्चन की संख्या 10 नहीं होगी, समाप्त कर दी है। जैसे आज भी क्वेश्चन 12 आपके लिए होने वाले हैं। अब जितने क्वेश्चन बनेंगे डेली में उतने क्वेश्चन लेकर आऊंगा। कोई भी क्वेश्चन अब छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके पेपर में 100% करंट अफेयर्स जो है वो इस क्लास से आनी चाहिए ना। चलिए, स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। हाल ही में भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में दोस्तों ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ग्रैमी जो दोस्तों अवार्ड है ना आपके, ग्रैमी अवार्ड जो है, अच्छा पहली बात तो जो ग्रैमी अवार्ड है यह किस क्षेत्र का दोस्तों अवार्ड है, तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री का अवार्ड है, ये संगीत का अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, अरे याद कीजिए, पहले भारतीय पूछूं आपसे, यह कौन थे आपके, तो पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर। कौन थे, रविशंकर जी जो थे ये पहले भारतीय थे। ठीक है, फटाफट छाप दो कमेंट बॉक्स में, पहली भारतीय महिला कौन थी, है ना। पहली भारतीय महिला पूछूं आपसे, ग्रैमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला जो है, इनका नाम क्या था, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अच्छा अभी 67 नंबर के जो ग्रैमी अवार्ड हैं वो प्रदान किए गए। कौन से नंबर के, 67 नंबर के जो ग्रैमी अवार्ड है वो प्रदान किए गए। और कहां पर किए गए, तो लॉस एंजल्स अमेरिका। कहां पर किए गए, लॉस एंजल्स अमेरिका जो है यहां पर किए गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन से नंबर के, हाँ तन्वी शाह लिखना। अरे सुब्बू लक्ष्मी नहीं है बेटा, तन्वी शाह लिखना।
तन्वी शाह जो ये पहली भारतीय महिला थी जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला। ठीक है, 67 नंबर का ग्रैमी अवार्ड पूछूं आपसे, ये लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर जो है प्रदान किए गए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर दोस्तों एक महिला है जो भारतीय अमेरिकी सिंगर है जिनका नाम है चंद्रिका टंडन। दोस्तों क्या नाम है, एक दोस्तों यहां पर दोस्तों एक महिला आपके, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। चंद्रिका टंडन जो है ये भारत की है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल बनेगा दोस्तों। यदि चंद्रिका टंडन पूछूं आपसे, ये भारतीय अमेरिकी मूल है ना, ये भारतीय अमेरिकी सिंगर हैं। कौन आपके, चंद्रिका जी भारतीय अमेरिकी सिंगर हैं। और इनको दोस्तों आपके, इनको न्यू एज और आपके चैंट एल्बम श्रेणी में, ठीक है, इनको न्यू एज श्रेणी के अंदर, न्यू एज और आपके चैंट एल्बम, कौन सा है, चैंट एल्बम श्रेणी जो है, इन दोनों के अंदर, ठीक है, न्यू एज और चैंट एल्बम श्रेणी के अंदर जो है इनको क्या मिला है, ग्रैमी अवार्ड मिला है। और जो आपके ग्रैमी अवार्ड किस एल्बम को मिला है, लिखना त्रिवेणी एल्बम को मिला है। किसको मिला है, त्रिवेणी जो इनकी एल्बम है इसको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, त्रिवेणी जो दोस्तों एल्बम आपके, तीन नदी का जो संगम है, त्रिवेणी जो एल्बम है, इस एल्बम को चंद्रिका टंडन जी को ग्रैमी अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि ग्रैमी अवार्ड चंद्रिका टंडन जी का नाम नोट कीजिएगा, भारत अमेरिकी सिंगर हैं आपके ये, और न्यू एज और चैंट एल्बम श्रेणी के अंदर अवार्ड मिला है। त्रिवेणी एल्बम जो है, इस एल्बम के लिए उनको ये अवार्ड 67 नंबर का ये अवार्ड मिला। ठीक है, अगर सवाल आपसे यहां दोस्तों ये पूछे कि भाई साहब दोस्तों आपके इसी 60, अगर यही सवाल पूछूं आपसे कि यहीं पर आपके सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड किसको मिला है, अरे सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर पूछूं आपसे, यह अवार्ड किसको मिला है, यह क्वेश्चन बन सकता है, लिखना आपके काउबॉय क्वार्टर, कौन सी है, काउबॉय क्वार्टर जो है इसको मिला है। और यह है किसकी दोस्तों आपके, तो ये लिखना किसकी, यह आपके जो है वो बोयंसे की है। ठीक है, तो बोयंसे की जो आपके काउबॉय क्वार्टर है इसको ये अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड किसको मिला है, काउबॉय क्वार्टर को मिला है, किसकी है, बोयंसे की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ग्रैमी अवार्ड में कोई भारतीय को मिला है तो वो पूछ सकता है आपसे, वरना ये कॉमन सवाल है ग्रैमी अवार्ड का ना, ग्रैमी अवार्ड कॉमन सवाल यही है आपके कि सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड किसको मिला है, वो काउबॉय क्वार्टर को मिला, बेयोंसे के लिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब बेयोंसे को मिला है काउबॉय क्वार्टर के लिए। अभी तो हमारा आंसर है चंद्रिका टंडन जी का एल्बम पूछो कौन सा, त्रिवेणी हो गया, ऑप्शन नंबर 1 है आपके, ठीक आंसर दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अट्टम पूछूं आपसे, इसको कौन सा अवार्ड मिला था आपके, 70वां आपके नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला था, 70 नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये किसको मिला, अट्टम को मिला था। और आपको याद करना है दोस्तों, अट्टम जो है आपके ये मलयालम फिल्म थी, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अट्टम मलयालम फिल्म थी, ये भी आपको नोट करना है। और ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे, म्यूजिक से, ये भी आपको ध्यान दोस्तों रखना है। और यहां पर चंद्रिका टंडन जी का नाम आपको दिखाई दे रहा है, फोटो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप में से कोई मुझे बताएगा कि इनकी जो शक्ल है वो किसकी तरह दोस्तों लग रही है। ठीक है, क्या आपने इसी शक्ल की कोई दोस्तों और महिला भी देखी है क्या पूरे विश्व के अंदर, पक्का 100% देखी है दोस्तों ना, पक्का 100% देखी है आपने। आप बताओ इसी तरह की महिला आपने इससे पहले कौन सी देखी, है ना। हाँ, 70वां दोस्तों आपके राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड था, उसमें अट्टम को मिला है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इस तरह की महिला, पेपर में सवाल आपसे पूछ ले कि भाई इस तरह की महिला आपने और कहाँ देखी है, और 4 दोस्तों ऑप्शन उसके अंदर, तो बताओ मुझे ये कौन आपके महिला जो आपने कहाँ दोस्तों देखी है इस तरह की। अरे 100% देखी, आपको याद नहीं आ रहा है भाई साहब, अरे राखी सावंत, अरे डोपा, तू अपनी सोच से ऊपर मत भड़ियो दोस्तों ना। हाँ, राजपूत, एक बच्चे का बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों। अरे इंदिरा नूई याद करो दोस्तों, इंदिरा नूई कौन आपके, अरे पेप्सिको जो थी ना, पेप्सिको की पूर्व सीईओ, किसकी, जो पेप्सिको कंपनी है इसकी जो पूर्व सीईओ थी, जो इंदिरा नूई है आपकी, वो रसगुल्ला ऐसी तो थी क्योंकि वो इनकी बहन है दोस्तों ना। ये किसकी सिस्टर है आपके, ये इंदिरा नूई की सिस्टर, जिनका नाम क्या है, चंद्रिका जिनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इन्हीं की बहन है ना, ये इन्हीं की बहन है,
ये आपके सामने दोनों भाई बहन बहन ही तो हैं रसगुल्ला, इसलिए दोनों सेम सेम लग रही हैं, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध दोस्तों आपके, चाहे दोस्तों प्रेम हो और चाहे आपके क्या हो, चाहे विदाई हो, चाहे आपके लोक संगीत हो और चाहे छठ पूजा हो, हर जगह आपको एक आवाज सुनाई देती है, शारदा सिन्हा। अभी 2025 में इनको पद्म विभूषण 2025 अवार्ड प्रदान किया गया, ध्यान रखना। और इनका संबंध पूछूं आपसे तो छठ पूजा संबंधित लिखना, आपके शारदा सिन्हा ही है आपके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पद्म विभूषण अभी मिला है, बिहार की रहने वाली है ना, बिहार की आप जानते हो, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर पूछूं आपसे, यह किसकी है, रामचंद्र गुहा। किसकी है, रामचंद्र गुहा की पुस्तक का नाम क्या है, स्पीकिंग विद नेचर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप लॉन्च करने वाला कौन आपके, अरे सुगम ऐप लॉन्च करने वाला छत्तीसगढ़। विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित करने वाला कौन है, उत्तर प्रदेश। कौन हो गया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहा कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध दोस्तों किससे आपके, अरे ईस्ट का संबंध पूछूं आपसे किससे है, तो देखिए EAST दोस्तों ना। अगर हम ईस्ट की बात करें आपके, देखो ईस्ट में आपको एक वर्ड का मतलब ध्यान रखना है दोस्तों आपके, और वो है टी वर्ड। कौन सा, टी वर्ड, ठीक है। पहली बात दोस्तों, ईस्ट आपके कृत्रिम सूर्य किसका, चीन का, ठीक है। चीन ने अपना खुद का आर्टिफिशियल सन बना दिया है, चीन का कृत्रिम सूर्य कौन सा, ईस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर एक मशीन लगी हुई है, उस मशीन का नाम क्या है, T4 टोकामैक मशीन। कौन सी है, T4 टोकामैक मशीन जो है ये इसमें लगी हुई है, ठीक है। तो ईस्ट चीन का खुद का कृत्रिम सूर्य है, और T4 टोकामैक मशीन जो इसमें लगी हुई है दोस्तों आपके, ये वही मशीन है जो जितना तापमान, सोचिए हम सूर्य की तरह तापमान उत्पन्न करना चाहते हैं तो कितना तापमान होगा, आप कितना मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, तो उस तापमान को सहन करने की जो क्षमता है, उस तापमान को सहन करने की क्षमता इस मशीन के अंदर होने वाली है, ठीक है। उस तापमान को सहन करने की जो क्षमता है वो इस मशीन के अंदर होने वाली, किसके अंदर, ईस्ट के अंदर होने वाली है, ठीक है। तो अभी दोस्तों हाल ही में ईस्ट लॉन्च हुआ है और ये टोकामैक मशीन इसके अंदर लगी हुई है। चीन का ये कृत्रिम सूर्य है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीन का दोस्तों कृत्रिम सूर्य है, और ये दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों आपके ये 1000 सेकंड प्लस जो है आपके, ये आपके इस पहली बार जो है 1000 सेकंड प्लस चला है, कौन सा, ये टोकामैक मशीन या फिर ईस्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये अभी दोस्तों हाल ही में 1066 आपके सेकंड चल चुका है, आपके सेकंड पहली बार, ठीक है, सेकंड पहली बार चला है, पहली बार ये इतना चला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1000 सेकंड पहली बार आपकी जला है या फिर चला है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। और कितना तापमान उत्पन्न हुआ है, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान जो है, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान जो है, इतना तापमान उत्पन्न हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितना तापमान उत्पन्न हुआ है, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो उत्पन्न हुआ है। सीधा सवाल पूछेगा ईस्ट क्या है दोस्तों, ईस्ट आपके चीन का कृत्रिम सूर्य है, और ध्यान रखना टोकामैक मशीन जो है इसमें लगी हुई है, और 1000 सेकंड प्लस पहली बार चला है आपके विश्व में, और 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान जो है ये इसने उत्पन्न किया है। इतना आपको 4 बातें इसको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सूर्य है, सूर्य की तरह काम करेगा, तो यहां पर रिएक्शन कौन सी होगी, तो यहां पर रिएक्शन होने वाली आपकी नाभिकीय संलयन। कौन सी होगी, नाभिकीय संलयन जो है वो यहां पर रिएक्शन दोस्तों होने वाली आपके नाभिकीय संलयन की रिएक्शन होगी, जो कि सूर्य पर एनर्जी का जो सोर्स है, आपके सूर्य पर जो एनर्जी का सोर्स है आप सभी जानते हैं, वो है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, और वो यहां पर होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर साथियों नाभिकीय दोस्तों विखंडन हो जाए, दोस्तों अगर नाभिकीय विखंडन हो जाए तो ये किस में होता है भाई साहब, अरे नाभिकीय विखंडन पूछो, टूटना पूछे आपसे, यह किस में होता है, ये होता है परमाणु बम दोस्तों, किस में होता है, ये परमाणु बम के अंदर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और परमाणु बम की खोज करने वाला कौन था, ओपनहाइमर। कौन था, ओपनहाइमर जो है ये परमाणु बम की खोज करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नाभिकीय संलयन पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों, आपके नाभिकीय संलयन जो कहां पर होता है, सूर्य के अंदर आपके नाभिकीय संलयन है,
और नाभिकीय विखंडन कहां पर होता है, परमाणु बम जो है आपके इसमें नाभिकीय विखंडन होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। यहां पर दोस्तों चीन का फोटो आपके सामने, और यहां टोकामेक मशीन जो दिखाई दे रही है, जिसमें दोस्तों जिसके अंदर आपके तापमान को सहन करने की क्षमता होगी, और ये आपके कृत्रिम सूर्य के रूप में काम करेगी, ठीक है। चलिए यहां पर चीन का फोटो आपके सामने। अच्छा, चीन की राजधानी बीजिंग है, आप सभी जानते हो, बीजिंग इसकी दोस्तों राजधानी है। अगर सवाल पूछूं आपसे चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों, आपकी चीन की मुद्रा युवान या फिर रेमनबी, क्या है, युवान या फिर रेमनबी जो है वो चीन की मुद्रा है, ठीक है। यहां पर एक नदी का नाम क्या है, यांग टीसी नदी, ठीक है, जो कि आप सभी जानते हो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है आपकी यांग टीसी नदी, वो यहीं पर बहती है दोस्तों ना। और चीन का शोक किसे कहते हैं, चीन का शोक पूछूं आपसे, यह किसे कहते हैं छापना, तो चीन का शोक जो है वो कहते हैं हवांगो नदी को, ठीक है। इसी को हम येलो नदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम येलो नदी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हवांगो नदी, येलो नदी एक ही बात है ना। चलिए, हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए जूनो वेधशाला पूछूं आपसे, अरे जूनो वेधशाला लॉन्च करने वाला कौन है, चीन, ठीक है। देखो जूनो किसके लिए, जूनो आपके न्यूट्रिनो के दोस्तों अध्ययन के लिए, आपके लॉन्च करने वाला कौन है, चीन आपके लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है, पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा है, मोरमुगाओ पोर्ट, गोवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। आगे देखिए, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर बैन लगाने का घोषणा करने वाला कौन है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित कर दिया है, तेलंगाना दोस्तों ना, तेलंगाना पूछूं आपसे, अरे यहाँ के फेस्टिवल के नाम क्या है, एक तो बथुकम्मा, नोट करना आप लोग, बथुकम्मा, एक लिखिए बोनालू, बथुकम्बा बोनालू, इसके अलावा एक लिखिए मेदराम जात्रा, कौन सा हो गया, मेदराम जात्रा, और एक लिखिए शरलम्बा, शरलम्बा, शरलम्बा जात्रा जो है ये भी आपका हो गया, ठीक है। तो सरमक्का, सरलम्बा जात्रा, ये चार तो ये हो गए, और सदर फेस्टिवल भी आपको छापना है, ये राज्य उत्सव कहाँ का, तेलंगाना जो है यहाँ का घोषित हुआ है, ठीक है। हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट मित्सुबिशी 6 को दोस्तों किसने लॉन्च करा है, ठीक है। अरे नेविगेशन सैटेलाइट तो मित्सुबिशी 6 जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन, ठीक है। तो मित्सुबिशी जो 6 है, पहली बात तो ये सैटेलाइट कौन सा है, तो ये नेविगेशन उपग्रह, कैसा है, यह नेविगेशन उपग्रह, आपको ध्यान रखना है ना, ये नेविगेशन उपग्रह, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे कि मित्सुबिशी जो 6 है इसको लॉन्च करने वाला देश कौन सा है, जापान इसको लॉन्च करने वाला, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, जापान ने लॉन्च करा दोस्तों आपके रॉकेट का नाम क्या, रॉकेट का नाम है H3, क्या नाम है, रॉकेट का नाम हो गया H3, है ना। तो H3 रॉकेट से लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जापान ने लॉन्च करा है, नेविगेशन उपग्रह है, और जापान ने लॉन्च करा है, और रॉकेट का नाम आपके H3 रॉकेट जो है, इससे ये मित्सुबिशी दोस्तों लॉन्च हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जापान का मतलब हो गया जाक्सा, क्या है, अरे जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, जाक्सा उसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसका यूज कहां पर होगा दोस्तों, स्मार्टफोन में, कार में, समुद्री नेविगेशन में, जीपीएस के स्थान पे इसका यूज करेंगे दोस्तों ना। इसका यूज कहां पर दोस्तों होने वाला, आपके इसका यूज होने वाला आपके एक तो स्मार्टफोन दोस्तों, आपके स्मार्टफोन में, कार में, या फिर दोस्तों आपके समुद्री नेविगेशन में, आपके समुद्री नेविगेशन में यहां पर इसका यूज करने वाले हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मित्सुबिशी दोस्तों आपको नोट करा है, और ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे 11 दोस्तों उपग्रह का, ऐसे 11 उपग्रह का नेटवर्क बनाया जाएगा, ठीक है। 11 उपग्रह का ऐसा नेटवर्क बनाया जाएगा जापान के द्वारा, ये भी आपको छापना है। और अभी मित्सुबिशी 6 आपके लॉन्च हुआ है, ऐसे 11 उपग्रह का नेटवर्क बनने वाला है, ठीक है। तो लिखिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जापान इसका ठीक आंसर है। जापान ने मित्सुबिशी 6 लॉन्च कर दिया है, और नेविगेशन उपग्रह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने भी तो आपके एक नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया था, जिसका नाम था NVS-02। बताओ फटाक से, ये NVS-02 जो है ये इसरो ने लॉन्च करा था, और दोस्तों नाविक का पार्ट है, किसका है, ये जो नाविक जो आपके हमारा जो नाविक है ये इसका भाग है।
है, आपको बताना है कि इसको हमने किस रॉकेट से लॉन्च करा है, ठीक है, इसे हमने किस रॉकेट से लॉन्च करा है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अच्छा, जीपीएस किसका हो गया, जीपीएस तो हो गया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, फुल फॉर्म है यूएसए का हो गया, ठीक है। ग्लोनास पूछूं आपसे, ये ग्लोनास किसका हो गया, ये आपके रूस का हो गया, किसका हो गया, रूस का हो गया दोस्तों ना। अच्छा, बाइदू पूछूं आपसे किसका हो गया, ये बाइदू जो है लिखना आपके चीन का हो गया, किसका हो गया, बाइदू आपका चीन का हो गया, ठीक है। और जीपीएस किसका हो गया, यूएसए का। अच्छा, अपना दोस्तों कौन सा है, अपना हो गया नाविक, कौन सा है, अपना हो गया नाविक, ठीक है, ध्यान रखना है, ये नेविगेशन सिस्टम है ना, जीपीएस, ग्लोनास, बाइदू और आपके नाविक, ठीक है। सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि भाई NVS-02 जो है इसको हमने किस रॉकेट से लॉन्च करा है, तो GSLV F-15 से लॉन्च करा है, ठीक है। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि ये इसरो की 100वीं उड़ान थी, इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि ये इसरो की 100वीं उड़ान थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण सवाल क्या बनता है, ये बनता है कि ये इसरो की 100वीं उड़ान थी, GSLV F-15 आपको ध्यान रखना है, NVS-02 से लॉन्च हुआ था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। NVS-02 लॉन्च होता है, GSLV F-15 से लॉन्च हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों, आंसर क्या हो गया, जापान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया ना। अच्छा, जापान, दोस्तों जापान की बात करूं मैं आपसे, तो जापान दोस्तों आपके जापान में, ये जापान आपके यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर कभी सवाल पूछे कि भाई सूर्य उदय का देश कौन सा है, तो सूर्य उदय का देश भी जापान हो गया, ठीक है। अगर सवाल पूछे कि भाई निप्पन किसे कहते हैं, तो निप्पन भी जापान को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे कि सुकुमारों का देश कौन सा है, सुकुमारों का देश भी कौन हो गया, जापान हो गया, ठीक है। यहां पर कुछ आइलैंड है, ठीक है, द्वीप है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपके होकेडो, दोस्तों आपके होन्सू, होकेडो, होन्सू, क्यूसू, सिकोयू जो है ये यहाँ के आइलैंड, ठीक है। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा, आपके होन्सू जो है ये सबसे बड़ा आइलैंड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी राजधानी जो है टोक्यो, वो भी दोस्तों होन्सू द्वीप पर ही है, आपको नोट करना है, ठीक है। टोक्यो इसकी राजधानी है ना। इसकी करेंसी पूछूं आपसे, येन इसकी करेंसी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, येन करेंसी है, और टोक्यो राजधानी जापान की, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दररंगा। अच्छा, लूपेक्स मिशन लॉन्च करने वाला कौन है, तो लूपेक्स भी नोट करना, इंडिया, इसरो प्लस जाक्सा, ठीक है, ये दोनों मिलकर लॉन्च करेंगे। और मिशन क्या आपके, ये मिशन है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, ठीक है, चांद का जो आपके ध्रुव हैं उनके बारे में खोज करने के लिए ये आपकी लूपेक्स मिशन लॉन्च हुआ है ना। भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दररंगा का शुभारंभ करने वाला कौन है, असम, कौन है, असम आपके यहाँ पर शुभारंभ हुआ है, ठीक है। अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन बनी आपके, और अमेरिकी व्हाइट हाउस की चीफ महिला डिफेंस स्टाफ कौन बनी, सूसी विल्स, कौन बनी है, सूसी विल्स बनी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन बनी है, सूसी विल्स आपसे पूछ सकता है ना। हाँ, सीडीएस जनरल विप अनिल चौहान ने दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव जो है इसका शुभारंभ कहां पर किया है, और इसका शुभारंभ कहां किया, दिल्ली के अंदर, कहां किया है, दिल्ली के अंदर। भारत के सेकंड सीडीएस कौन है, अनिल चौहान जी। हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार पूछूं आपसे, यह किसको मिला है, अनिल प्रधान को मिला है, किसको मिला है, अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 25 का खिताब जो है यह जीतने वाला कौन, ठीक है। लगाओ स्टार, पेपर में भविष्य में 100% आने वाला सवाल है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। लिखिए, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 जो है इसका आयोजन हुआ, ठीक है। पहला पॉइंट तो यहां पर ये हो गया कि दोस्तों इसका आयोजन कहां पर हुआ, ठीक है, पहला पॉइंट तो कहां पर हुआ। अगला पॉइंट, ये इसका कौन सा संस्करण था आपके, ये इसका कौन संस्करण था आपसे। अगला दोस्तों आपके इसका उपनाम क्या है, इसका उपनाम क्या है। एक क्वेश्चन बन गया कि इसको जीतता कौन, लिखना, विजेता कौन बना है इसको। अगला क्वेश्चन लिखिए इसका उपविजेता कौन बना है, और एक क्वेश्चन और लिखिए कि इसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे ना, फर्स्ट भारतीय जो विजेता बने थे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों ना। अच्छा, टाटा स्टील मास्टर्स 25 जो है ये अभी हाल ही में नीदरलैंड इसका होस्ट था, कौन था, नीदरलैंड जो है यह इसका होस्ट था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नीदरलैंड इसका मेजबान है। अच्छा, ये कौन से संस्करण का दोस्तों इस बार आयोजित हुआ, आपसे पूछूं आपसे कि ये कौन से संस्करण का दोस्तों इस बार हुआ है, तो ये 87 क्रम का हुआ है। कौन से क्रम का हुआ है, 87
7 क्रम का इस बार हुआ है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसका उपनाम क्या है, इसको बोलते हैं दोस्तों क्या आपके, इसका उपनाम पूछूं आपसे क्या है, देखो जो आपका ये टाटा दोस्तों स्टील जो आपकी चैंपियनशिप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है चेस के अंदर, ठीक है। जिस प्रकार दोस्तों टेनिस में विंबलडन महत्वपूर्ण है ना, ऐसी चेस में ये महत्वपूर्ण, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं विंबलडन ऑफ चेस। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं विंबलडन ऑफ चेस। क्या बोलते हैं इसको, विंबलडन ऑफ चेस कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। जिस प्रकार टेनिस में विंबलडन महत्वपूर्ण है, ऐसी चेस के अंदर जो है, चेस के अंदर कौन सा महत्वपूर्ण है, चेस के अंदर आपके ये वाला महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला जीतने वाला कौन आपके, जीतने वाला दोस्तों आर प्रज्ञानंदा। कौन है, आर प्रज्ञानंदा जो है ये इसको जीतने वाले, ठीक है। और किसको हरा दिया, अपने ही डी गुकेश जो हैं इनको हरा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो ये आपके दूसरे भारतीय बन गए, ठीक है, ये दूसरे भारतीय बन गए जो इसको जीत चुके हैं। मतलब कि पहला भारतीय कौन था, तो पहले भारतीय शतरंज के जादूगर विश्वनाथ आनंद जो हैं ये पहले भारतीय बने थे इसको जीतने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले भारतीय 2006 के अंदर कौन बनते हैं, विश्वनाथ आनंद। बस इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा ना, इतने ही सवाल पूछ सकता है। कहां पर हुआ है, संस्करण कौन सा है इसका, उपनाम क्या है इसका, कौन जीता है, कौन हारा है, और पहले भारतीय कौन थे, ये आपको सारी बातें इसमें ध्यान रखनी है। और जीतने वाला कौन आपके, जीतने वाले आर प्रज्ञानंदा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और हारने वाले कौन है, डी गुकेश आपके हारने वाले दोस्तों ना। और डी गुकेश जो है आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। ये दोस्तों अभी हाल ही में विश्व शतरंज विजेता बने थे, याद करो। वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने थे, यही बने थे आपके। और इसके अलावा अगर पूछूं आपसे, अभी कुछ दिनों पहले इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये इनको प्रदान किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़िए, आपके आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आर प्रज्ञानंद दोस्तों आंसर है सभी आपके। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद विंस टाटा स्टील मास्टर्स 25 जो है वो जीत गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए, देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ स्टार्ट हुई है, जब पहली कहाँ, पहली आपकी स्टार्ट कहाँ पर होती है, कोच्चि के अंदर होती है ना। और दूसरी कहाँ हुई है, दूसरी आपके मंगलुरु के अंदर हुई है। पहली कोच्चि, दूसरी मंगलुरु, आपको ध्यान रखना है। 2023 की बीपो ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत कौन से स्थान पर है, भारत 6ठे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़िए, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरा माउंटेन बाइकिंग रेस मोडुरा 4.0 कहाँ स्टार्ट हुई है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हाल ही में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला दोस्तों स्टेट कौन सा आपके, तो भारत का पहला स्टेट कौन सा है, गुजरात आपका पहला स्टेट हो गया, आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला एस्ट्रोनॉट कौन दोस्तों आपके। देखिए दोस्तों, स्पेस में आपको याद दोस्तों एक जहाज गया था, उसका नाम था स्टार लाइनर जहाज। कौन सा जहाज था, स्टार लाइनर जहाज था। और इस जहाज के साथ में कौन गई, अच्छा कौन सी कंपनी का था, बोइंग कंपनी। किसका था, बोइंग कंपनी तो इसका था। और इस जहाज के साथ में सुनीता विलियम्स गई थी। कौन गई थी, सुनीता विलियम्स जो है वो इस जहाज के साथ में गई थी, ठीक है। और दोस्तों सुनीता विलियम्स जब गई थी इसके साथ में तो वो वहां पर फंस गई, ठीक है, वो वहीं पर दोस्तों फंस गई। कहां पर, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, जो स्पेस में जो कमरा है वहां पर वो फंस गई, वो वापस दोस्तों आ नहीं पाई है अभी तक, है ना। इंटरनेशनल जो स्पेस दोस्तों स्टेशन है वो वहीं पर फंसी हुई है। इसको ISS बोलते, क्या बोलते हैं, ISS, ठीक है। इसकी स्थापना जो होती है ना वो होती है 1998 के अंदर ना। और इसकी स्थापना में USA और रूस जो है मिलकर इसकी स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपके एस्ट्रोनॉट अगर ऊपर जाएगा स्पेस में तो वहां पर वो दोस्तों कहां पर रुकने वाला है, तो यहां पर रुकने वाला है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अभी सुनीता विलियम्स भी कहां पर है, वो भी दोस्तों यहीं पर है, आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगला पॉइंट, अब दोस्तों ये वहां पर पहुंच तो गई दोस्तों आपके, तो ये वहां पर क्या कर रहे हैं, स्पेस वॉक कर रहे हैं। मतलब दोस्तों ये वहां पर जो भी कोई चीज खराब हुई होती है इस
ISS के अंदर उसको ठीक कर रही होती है या वहां पर नमूने कलेक्ट कर रही होती है, तो इसको बोलते हैं आपके कि ये वहां पर स्पेस वॉक कर रही है। तो इन्होंने वहां पर अब तक जो है 62 घंटे और 6 मिनट का स्पेस वॉक कर दिया है, जो किसी महिला के द्वारा किया गया सबसे अधिक स्पेस वॉक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों आपके, इन्होंने दोस्तों वहां पर 62 घंटे और 6 मिनट, ठीक है, 62 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक कर दिया है, ठीक है। इतने का स्पेस वॉक कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि एक महिला एस्ट्रोनॉट का क्या है, जो कि एक महिला अंतरिक्ष यात्री का एक नया रिकॉर्ड बन गया है, ठीक है। जो कि एक महिला एस्ट्रोनॉट का एक नया न्यू रिकॉर्ड बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों स्पेस वॉक क्यों दोस्तों करते हैं आपके, मतलब कि दोस्तों कोई आपके कोई चीज ठीक करनी हो, कोई नमूने कलेक्ट करने हो, कोई नमूने कलेक्ट करने हो, कोई मरम्मत करनी हो, तो वो काम करते हैं स्पेस वॉक के द्वारा, ठीक है। अच्छा, किसका दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ा आपके, ये रिकॉर्ड पहले किसके नाम था दोस्तों, ये पहले जो रिकॉर्ड आपके वो पैगी विट्सन के नाम था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है, ठीक है। ये एक्स रिकॉर्ड किसके नाम था, तो पुराना जो रिकॉर्ड है आपके वो पैगी विट्सन के नाम था, अब ये रिकॉर्ड हमारी सुनीता विलियम्स जो है इनके नाम हो गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। इनको लेने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च हुआ है, इनको वापस लाने के लिए जो है क्रू 9 मिशन जो है लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्रू 9 जो मिशन है आपके, ये किसने लॉन्च करा है, तो स्पेस एक्स प्लस नासा जो है इसने लॉन्च करा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रू 9 मिशन लॉन्च हुआ इनको वापस लाने के लिए, स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर लॉन्च किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर सवाल आपसे यहां पर ये पूछ ले कि भाई साहब स्पेस में जाने वाली पहली महिला कौन थी, बताओ स्पेस में जाने वाली पहली महिला जो है फर्स्ट महिला कौन थी, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अच्छा, पहले पुरुष कौन थे, पहले व्यक्ति कौन थे, ये तो आप जानते होंगे कि जो पहले व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और पहली महिला कौन थी, ये दो क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। स्पेस में जाने वाली पहले व्यक्ति कौन थे और पहली महिला कौन थी, ये दो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बताओ फटाक से। स्पेस में जाने वाली पहली महिला कौन थी, अरे पहली महिला का नाम बताओ, पहली रूस की थी, अरे थप्पड़ मारूंगा, महिला का नाम पूछ रहा हूं ना, बढ़िया तूने ये नहीं कहा पृथ्वी की थी गुरुजी, है ना। अरे महिला यूरी गागरिन दोस्तों महिला थोड़ी है यार, तुम गजब है यार, तुमको रसगुल्ला मेल फीमेल भी समझ नहीं आ रहा दोस्तों ना। यूरी गागरिन पुरुष है, कौन है, यूरी गागरिन पुरुष है आपके रसगुल्ला, ठीक है। क्या हो गया, इतना मत पढ़ो कि रसगुल्ला मेल फीमेल में अंतर भूल जाए ना, भविष्य में समस्या हो जाएगी आपके साथ में, ठीक है। लिखो यूरी गागरिन आपके पुरुष थे, रसगुल्ला कौन थे, पुरुष। देखो कल्पना राकेश, अरे कहीं लिख रहा है इसमें भारत, कहीं लिख रहा है, चप्पल फेंक के मारू। यूरी गागरिन दोस्तों आपके ठीक आंसर है इसका। और ये 12 अप्रैल 1961, तारीख कौन सी है, 12 अप्रैल 1961 को आपके पहुंचे थे, ठीक है। अच्छा, पहली महिला पूछूं आपसे कौन है, पहली महिला का नाम यहीं पे लिखा हुआ है, डोपाओ, पहली महिला का नाम यहीं पे लिखा हुआ है वैलेंटीना, कौन थी, वैलेंटीना, ठीक है दोस्तों। वैलेंटाइन नहीं है डोपा, वैलेंटीना है, वैलेंटाइन थोड़ी है, माना कि वैलेंटाइन आ रहा है, पर दोस्तों तुम्हारे लिए क्या ही वैलेंटाइन है ना, वैलेंटाइन नहीं है दोस्तों, वैलेंटीना है, ठीक है। हाँ दोस्तों, मतलब बेरोजगार को तो रसगुल्ला छम छम की आवाज दोस्तों आपके ऐसा लगता है कि कोई चुड़ैल आ गई हो ना। तो पहली महिला वैलेंटीना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पहली व्यक्ति आपके यूरी गागरिन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, ये वैलेंटीना पहली महिला थी। आगे बढ़िएगा, ये हमारी सुनीता विलियम्स है और ये स्पेस वॉक का एक फोटो यहाँ पर दिखाया गया, ध्यान रखिए ना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन दोस्तों, अच्छा आपका मन हो कि आपको स्पेस वॉक करनी है दोस्तों, आपका मन है कि आपको स्पेस वॉक करनी है, तो आपके लिए कौन सा मिशन है, अरे याद करो, अभी हाल ही में एक मिशन लॉन्च हुआ था, पोलरिस डॉन मिशन। कौन सा हुआ था, पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च हुआ था। और इस मिशन को लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी थी, स्पेस एक्स कंपनी है ना, पोलरिस डॉन मिशन, ठीक है। चलिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहां पर हुआ, अरे COP29 कहां हुआ, अजरबैजान बाकू में हुआ, कहां हुआ, अजरबैजान बाकू में COP29 हुआ ना। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित होगा आपके, ये इंडिया के अंदर है ना, इंडिया में कहां पर, बंगलुरु के अंदर आपके बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ
संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए आपके? इंटरनेशनल हॉकी जो आपके फेडरेशन है इसके अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम। कौन है? तैयब इकराम है, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण पूछूं आपसे, इनका संबंध किससे है? लगाओ स्टार। पंडित जो राम नारायण जी हैं ये सारंगी वादक है, आपको ध्यान रखना है। कौन से? सारंगी वादक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस कब दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, देखो एक साथियों तारीख है 2 फरवरी, इसको भी लिखो यहीं पर, और एक तारीख है आपकी 4 फरवरी, दोनों को यहीं पर आप छाप लीजिए। तीसरा एक है 4 फरवरी। अच्छा, आज कौन सा डे है? 4 फरवरी। ठीक है, आज दिवस कौन सा है? आज दोस्तों कैंसर डे। कौन सा है? कैंसर के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंसर डे आपके 4 फरवरी को होता है। ठीक है, अच्छा इसकी थीम दोस्तों यूनिक थीम है ना, इसकी थीम यूनिक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इसकी थीम यूनिक है और अगले 3 साल इसकी थीम यही रहने वाली है। 25 में, 26 में, 27 में थीम इसकी सेम रहेगी, यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, लेकिन यूनाइटेड बाय यूनिक जो है, यूनाइटेड बाय यूनिक ये इसकी थीम है ना, तो इसकी थीम थोड़ी यूनिक है रसगुल्ला ना, यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम है। इससे आपको दिमाग में रहेगा ना कि इसकी थीम यूनिक है, काम चल जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों कैंसर जो है इसकी स्टडी क्या बोलते हैं आपके? अरे स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है आपके? लिखना ऑन्कोलॉजी जो है आपके, ऑन्कोलॉजी लिखना, ऑन्कोलॉजी इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ कैंसर कहते हैं ऑन्कोलॉजी को दोस्तों ना। अच्छा अगला पॉइंट आपके 2 फरवरी का दिवस कौन सा आपके? 2 फरवरी का जो दिवस है लिखना आपके, यह कौन सा है? वेटलैंड डे। कौन सा है? वेटलैंड डे है या फिर आर्द्र भूमि दिवस है। कौन सा है? आर्द्र भूमि दिवस है। ठीक है, और अभी दोस्तों हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन जो है ये कहां पर हुआ है? ठीक है, अभी हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन पूछूं आपसे, यह इस बार जो है दोस्तों आपके, इस बार कहां दोस्तों हुआ है? ये इस बार आपको गोंडा जिला जो है, गोंडा जिला कहां पर है? उत्तर प्रदेश है, यहां पर हुआ है। ठीक है, गोंडा जिला दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक पार्वती आपके वेटलैंड है, वहां पर जो है ये हुआ है। ठीक है, तो विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन पूछूं आपसे अभी कहां पर हुआ है? तो पार्वती जो आपके अर्गा रामसर साइट है वहां पर हुआ है। ठीक है, तो पार्वती जो हमारी पार्वती जो रामसर साइट है गोंडा जिले के अंदर, इस पर हुआ ये सम्मेलन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पार्वती रामसर साइट में गोंडा जिला जो आपकी उत्तर प्रदेश है वहां पर ये विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन जो है इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसकी थीम पूछूं आपसे तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। ठीक है, इसकी थीम लिखना, इसकी थीम क्या है इस बार की? तो हमारे साझा भविष्य के लिए, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। ठीक है, भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की जो रक्षा है, वेटलैंड की जो रक्षा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी थीम है। ठीक है, अच्छा अगर सवाल पूछूं आपसे रामसर कन्वेंशन कब होता है? तो 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड की सुरक्षा के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ। क्या हुआ? रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर स्थान दोस्तों ईरान के अंदर है। उद्देश्य था क्या आपके? उद्देश्य था आर्द्र भूमि की रक्षा करना। ठीक है, अच्छा वर्तमान में रामसर पूछूं आपसे, वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट है लिखना आपके? तो भारत में वर्तमान में 89 जो है ये रामसर साइट है, आपको छापना है। ठीक है, जो कि दोस्तों एशिया में हाईएस्ट है ना, जो कि एशिया में सर्वाधिक है और विश्व में आपके तीसरा स्थान। ठीक है, विश्व में पहला स्थान पूछूं किसका आपके? तो वर्ल्ड में आपके तीसरा स्थान हमारा हो गया दोस्तों आपके, पहला स्थान इंग्लैंड है, दूसरा स्थान मैक्सिको है और तीसरा स्थान किसका? तीसरा स्थान जो है वो भारत का 89 रामसर साइट के साथ में ना। अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया है, 4 फरवरी जो है वो ठीक आंसर है। वर्ल्ड कैंसर डे जो है इस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर द कैंपेन लिखा हुआ है, द न्यू वर्ल्ड कैंसर डे थीम जो है यूनाइटेड बाय यूनिक, प्लेस पीपल एट द सेंटर ऑफ केयर एंड देयर स्टोरीज एट द हार्ट ऑफ द आपके कन्वर्सेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 55वां IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ
टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछूं आपसे, ये किसको मिला है? फिलिप नोयस। किसको मिला है? फिलिप नोयस को मिला है। अच्छा दोस्तों, ये जो आपके फिल्म फेस्टिवल हुआ था, इसका फोकस कंट्री कौन था इस बार? ऑस्ट्रेलिया था। अच्छा अपना कहाँ हुआ था? गोवा के अंदर हुआ था और 55वें नंबर का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किसका दोस्तों निर्वाचन हुआ है? ठीक है, अरे मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने आपके? जो मॉरिशस से यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं, डॉक्टर नवीन राम गुलाम। कौन बने? डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है ये मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, हाल ही में इगास दिवाली पूछूं आपसे, अरे इगास दिवाली कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। ठीक है, दिवाली के 11 दिन बाद में जो बूढ़ी दिवाली होती है, इगास दिवाली जो होती है उत्तराखंड में होती है। ठीक है, उत्तराखंड अंडूरी फेस्टिवल उत्तराखंड में होता है, मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड में होता है, फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास का शुभारंभ कहां पर किया? दिल्ली में किया है। ठीक है, अरे पहली बार भारत ने जो अंतरिक्ष अभ्यास किया दिल्ली के अंदर किया, पहली बार हुआ है। लगा लो स्टार, कहीं ना कहीं पेपर में आपके सामने ये सवाल आने वाला है दोस्तों ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम दोस्तों आपके ये किसकी प्रजाति है? ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में आपके BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करूं दोस्तों आपसे, अभी दोस्तों इसने आपके एक नई प्रजाति खोजी है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है एपिकोकम, है ना। आप तो पूरा नाम यही याद करो, एपिकोकम इंडिकम फंगी। आप तो ऐसे ही याद करो इसको ना। जब आप ऐसे याद करोगे ना इसको, तो अपने आप इसमें क्या है? फंगी वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो एपिकोकम इंडिकम फंगी आप तो ऐसे याद करना है। ठीक है, कभी भी ऐसे याद नहीं करना है कि एपिकोकम इंडिकम जो है वो फंगी की प्रजाति नहीं है ना। आपको ये वाला नाम याद करना है, एपिकोकम इंडिकम फंगी। ये थोड़ा दिमाग में रखना है, 4-5 बार बोलोगे तो आपके दिमाग में अपने आप आएगा कि ये फंगी की प्रजाति है ना। तो एपिकोकम इंडिकम फंगी को खोजने वाला कौन है? वो है आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU जो है वो इसको खोजने वाला दोस्तों ना। BHU ने रिसर्च किया और इसको खोजा है, आपको छापना है। ठीक है, फंगी मतलब दोस्तों आपके फंगस की। ठीक है, फंगस दोस्तों, फंगस मतलब आपके यह कवक की प्रजाति है। ठीक है, फंगस मतलब यह दोस्तों कवक की आपकी एक नई प्रजाति आपको छापना है। ठीक है, कवक या फंगस की एक नई प्रजाति है एपिकोकम इंडिकम फंगी, आपको छापना है। और पौधों में रोग का, पौधे जो है आपके उसमें रोग का कारण होता है, पौधों में लीफ स्पॉट रोग जो है वो इससे दोस्तों होता है। ठीक है, लेकिन तो पौधों में आपके पौधों में लीफ स्पॉट रोग है ना। पौधों में लीफ दोस्तों आपके पत्तियों पे जो आपके धब्बे पड़ते हैं, स्पॉट पड़ते हैं, आपके लीफ स्पॉट डिजीज जो है वो दोस्तों इससे होती है। लिखना दोस्तों पत्ती से आपकी धब्बेदार पत्तियां, लिखना धब्बेदार पत्ती हो जाती है आपकी, धब्बेदार पत्ती हो जाती है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पौधों में लीफ स्पॉट डिजीज जो है वो इससे होता है, ये आपको एपिकोकम इंडिकम फंगी में ध्यान रखना है। और फंगस कवक की नई प्रजाति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपके पौधों में लीफ या स्पॉट डिजीज जो है ये आपके इससे होता है, धब्बेदार जो पत्ती है ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए लिखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, फंगी आपका ठीक आंसर दोस्तों ना। अच्छा, अगर आपसे सवाल दोस्तों यहां पर ये पूछे कि कल्पा सुवर्णा, ठीक है, कल्पा सुवर्णा और कल्पा आपके कल्पा सुवर्णा पूछूं आपसे, ये किसकी दोस्तों नई प्रजाति है आपके सो। और सुरसा पूछूं आपसे, यह किसकी नई प्रजाति है? फटाफट छाप के बताओ, कल्पा सुवर्णा किसकी प्रजाति है? सुरसा किसकी प्रजाति है? BHU की स्थापना करने वाले कौन थे ना? BHU जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, एक दोस्तों अगला क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए आपके इसके अलावा, कवक जो है आपके, कवक जो है इस कवक के अध्ययन में क्या बोलते हैं? ठीक है, कवक का जो अध्ययन होता है इसे क्या बोलते हैं? यह है क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों ना। कवक का जो आपके कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? ये एक और क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, कवक की जो सेल भित्ति होती है किससे बनी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, कल्पा सुवर्णा किसकी किस्म आपकी? नारियल दोस्तों, किसकी है? जो नारियल है उसकी किस्म आपको छापना है। ठीक है, कल्पा सुवर्णा ना। अच्छा, सुरसा पूछूं आपसे किसकी है? सुरसा दोस्तों अदरक की, किसकी है? सुरसा आपके अदरक की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, BHU की स्थापना करने वाले कौन थे आपके? BHU की स्थापना करने वाले अरे मदन मोहन मालवीय। कौन है? आपको नाम नोट करना है, मदन मोहन मालवीय, BHU आपको ध्यान रखना है। ठीक है, BHU मदन
मोहन मालवीय, ठीक है। कवक की दोस्तों स्टडी क्या आपके फैकोलॉजी, नहीं रसगुल्ला, फैकोलॉजी नहीं आपके दोस्तों फैकोलॉजी नहीं रसगुल्ला। अरे कवक की स्टडी पूछूं आपसे दोस्तों, कवक की स्टडी क्या आपके, अरे कवक फंगस की जो स्टडी है वो हो सका आपके माइकोलॉजी, क्या है, माइकोलॉजी है ना, फैकोलॉजी नहीं रसगुल्ला, माइकोलॉजी, ठीक है। कवक की जो स्टडी है आपके वो क्या कहलाती है, माइकोलॉजी है ना। स्टडी ऑफ फंगस क्या है, माइकोलॉजी, क्या है, माइकोलॉजी, ठीक है। कवक का जो सेल वॉल है किससे बनता है, काइटिन, किससे बनता है, कवक का जो सेल वॉल है यह बनता है काइटिन, किससे, काइटिन से बनता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो स्टडी ऑफ कवक क्या है, माइकोलॉजी है ना, और कवक का सेल वॉल काइटिन से बनता है, ध्यान रखिएगा। फंगी हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। और सो यहाँ पर ये जो कवक की जो प्रजाति है वो फोटो में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर खोजी गई प्रजाति है कवक की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में बुकर पुरस्कार 24 से कौन सम्मानित हुआ, अरे बुकर पुरस्कार देखना दोस्तों आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में निश्चित मिलने वाला है, सामंता हार्वे, कहाँ मिलेगा, सामंता हार्वे जी को मिला है लिखना। और सामंता जो हार्वे हैं इनको किसके लिए मिला है, द ऑर्बिटल, किसके लिए मिला है, द ऑर्बिटल उपन्यास के लिए मिला है, ठीक है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन जो है इसका दोस्तों निर्माण कर दिया आपके, अरे पहली महिला बटालियन कहां पर आई है अभी हाल ही में, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस जो है ये कब बनाते हैं, 15 नवंबर की तारीख को बनाते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी का हैप्पी बर्थडे है इस तारीख को, ठीक है। हाल ही में UN हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, ये भारत का पहला शहर जो है यह है तिरुवनंतपुरम, और यहीं पर क्या होना है, यहीं पर आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला दोस्तों स्टेट कौन सा है, ठीक है। देखिए अभी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आपके पूरे विश्व में एक दोस्तों आपके जंग चल रही है कि भाई अगर इंसान के पास जीने का अधिकार है तो इंसान के पास है मरने का अधिकार भी होना चाहिए, ये जंग चल रही है दोस्तों ना। मरने का अधिकार दोस्तों भारत के, मरने का अधिकार होना चाहिए दोस्तों, मारने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं यूथेनेशिया दोस्तों ना। इसका मतलब है कि मेरा भाई इच्छा मृत्यु जो होती है आपके वो होती है यूथेनेशिया, ठीक है। इसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु, ठीक है, कि अगर किसी का मन है मरने का, मैं क्यों मरूं भाई साहब, है ना। अगर दोस्तों किसी का मन है, मैं बोल रहा था अगर मेरा मन है मरने का तो मैं क्यों मरूं, अगर किसी का मन है मरने का तो वो यूथेनेशिया का यूज कर सकता है, ठीक है। दो तरह का दोस्तों होता है, एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, कौन सा है, एक्टिव यूथेनेशिया ना, और एक होता है पैसिव यूथेनेशिया दोस्तों ना। एक्टिव पूछूं आपसे, आप गए दोस्तों स्विट्जरलैंड के अंदर, वहां पर दोस्तों एक गैस चैम्बर बना हुआ है, आपने एक डॉक्यूमेंट साइन कर दिया और अंदर बटन लगा हुआ है, जैसे ही आप इसको दबाओगे तो आपकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी, ठीक है। तो वो है एक्टिव दोस्तों यूथेनेशिया, ठीक है। आपने कोई इंजेक्शन लगवा लिया जिससे आपको पता नहीं लगा और आपकी मौत हो गई दोस्तों ना। एक्टिव दोस्तों आपके कोई दोस्तों इंजेक्शन दोस्तों यूज करा आपने, वो यूज कर लिया, वो आपके एक्टिव होता है, ठीक है। और पैसिव पूछो दोस्तों आपसे, पैसिव दोस्तों मतलब है कि भाई जिस डिवाइस के ऊपर, सो मान लो कोई आपके व्यक्ति जो है वेंटिलेटर के ऊपर दोस्तों ना, अब पैसिव का दोस्तों मतलब ये है कि वेंटिलेटर आप हटा दो तो वो अपने आप मर जाएगा, ठीक है। हमने मारा नहीं है दोस्तों उसको, हमने थोड़ी मारा उसको, हमने तो जो उसका जीवन बचाने वाली जो चीजें थी वो हटा ली, ठीक है। तो लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस को अगर हटा लेता हूं मैं तो वो होता है पैसिव दोस्तों ना। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब आपके कि जो भी लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस होती है जिनके कारण मेरी जिंदगी बची हुई है आपके, इनको मैं अगर हटा लूं तो इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोलते हैं पैसिव, ठीक है। यहां दोस्तों मारते हैं, यहां तो मारते हैं, यहां पर जो लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस है इनको हटाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है। ये तो भारत में दोस्तों अलाउ कभी नहीं होगा, ठीक है, ये तो भारत में कभी अलाउ नहीं होगा। लेकिन अभी दोस्तों इसको अलाउ करने की बात किसने करी है, अभी इसको अलाउ करने की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी इंसान का दोस्तों, किसी इंसान का सम्मान पूर्वक मरने का अगर आपके इच्छा है तो वो पैसिव यूथेनेशिया जो है इसके द्वारा ऐसा कर सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें समस्या दोस्तों ये आपकी कि पहली बात दोस्तों इसकी अनुमति कौन देगा आपके, इसकी परमिशन केवल हाई कोर्ट देगा, ठीक है।
हाई कोर्ट से कम रेंज का कोई भी कोर्ट नहीं दे पाएगा, केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसकी परमिशन देगा। ठीक है, अगला दोस्तों आपके यह परमिशन दोस्तों किस पर डिपेंड होगी आपके यह परमिशन जो है आपकी यह मेडिकल बोर्ड पे डिपेंड होगी, है ना, कि मेडिकल बोर्ड लिख कर दे दे कि भाई भविष्य में इसको जो बीमारी है व्यक्ति को उसका कोई इलाज नहीं है, ये मेडिकल बोर्ड लिख कर देगा और इस व्यक्ति को हमें जो है सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार देना चाहिए, इस व्यक्ति को बहुत दर्द हो रहा है, अगर ऐसी बातें मेडिकल बोर्ड लिख कर देगा तो क्या होगा, तो हाई कोर्ट में मामला जाएगा और वहां पर अगर ये साबित हो गया तो आप पैसिव यूथेनेसिया का यूज कर सकते हो, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, ठीक है, ये मेडिकल बोर्ड उसको कौन बनाएगा, मेडिकल बोर्ड आपके सरकारें बनाएंगी। ठीक है, और यही मेडिकल बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो चुका है, कर्नाटक दोस्तों हो चुका है। ठीक है, इसी दोस्तों मेडिकल बोर्ड को बनाने वाला पहला स्टेट पूछूं आपसे कौन है, पहला जो स्टेट हो चुका है अब आपके वो कौन हो चुका है, कर्नाटक हो चुका है। यही सवाल कह रहा है, देखो सवाल पढ़ो, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा दोस्तों बनाने वाला पहला बोर्ड कौन होगा, आपके फर्स्ट स्टेट कर्नाटक होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसने दोस्तों अपने यहाँ पर मेडिकल बोर्ड बना दिया है और अगर किसी की इच्छा है कि भाई किसी को ऐसी गंभीर बीमारी जिसका भविष्य में कोई इलाज नहीं है, ऐसी गंभीर बीमारी किसी को है या बहुत दर्द उसको है और उसके मन में है कि भाई उसको पैसिव यूथेनेसिया चाहिए, तो वो मेडिकल बोर्ड के पास जाएगा, मेडिकल बोर्ड चेक करेगा कि भाई इस बीमारी का इलाज है या नहीं, फिर मेडिकल बोर्ड जो है हाई कोर्ट जाएगा, अगर हाई कोर्ट में साबित हो गया तो ठीक है, फिर उसको पैसिव यूथेनेसिया जो है वो वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखिए ऑप्शन नंबर सी आंसर है, कर्नाटक ठीक आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका पैसिव यूथेनेसिया होता है। ये हाँ दोस्तों ये वाला होता है, ये एक्टिव यूथेनेसिया जो है ना ये होता है भाई साहब, कहीं कहीं दोस्तों मरने का आपके पर्यटन होता है, लोग वहां पर मरने जाते हैं भाई साहब, है ना दोस्तों, कहीं कहीं दोस्तों आपके स्विट्जरलैंड है दोस्तों, ऐसे स्थानों पे लोग मरने जाते हैं ना, वहां पर दोस्तों मरने का आपके टूरिस्ट आता है ना, गजब भाई साहब, यहाँ तो भाई साहब दोस्तों क्यों मरे, एक बात क्यों मरे, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपके ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया था ना वही सारी बातें यहाँ पर इसी आपको फोटो में दिखाई दे रही है। ठीक है, हाल ही में आरबीआई ने किसे डीएसआईबी के रूप में दोस्तों आपके नामित करा है, तो आरबीआई ने डीएसआईबी मतलब कि हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है ये, डीएसआईबी का मतलब हो गया, तो आपके तीन बैंक है, एसबीआई हो गया, एक आपका एचडीएफसी बैंक है और एक आपका आईसीआईसीआई बैंक है। ठीक है, तीनों हुई है। नो योर मेडिसिन ऐप पूछूं आपसे, नाडा, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा जो है इसका ऐप का नाम क्या है, नो योर मेडिसिन, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय कर लिया है, रिलायंस के साथ में ना, जो रिलायंस है इसके साथ विलय कर दिया, आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है, ओडिशा, किसको की है, ओडिशा के 24 गांव जो है इनको मान्यता प्रदान कर दी, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, केंद्रीय बजट 25-26 में सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश की कितनी दो सीमा जो है वो डिसाइड हुई है। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा दोस्तों बजट जो है ना उसको हम लगातार 3-4 दिन जो है 2-2 क्वेश्चन की फॉर्मेट में पढ़ने वाले, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों बन सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी दोस्तों बजट आया था, ठीक है, और मैंने आपसे कहा सबका विकास थीम के साथ में सबका विकास थीम के साथ में इस बार का बजट आपके पेश किया निर्मला जी ने अपना 8वां लगातार बजट जो है वो इस बार पेश किया। ठीक है, और इसके 4 दोस्तों इंजन थे, क्या थे, इसके 4 इंजन थे, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, और डेस्टिनेशन पूछूं आपसे क्या थी, आपके गंतव्य क्या है दोस्तों, आपके गंतव्य था विकसित भारत, क्या था विकसित भारत जो है जहां पर गरीबी ना हो दोस्तों, आपके जहां पर 100% क्वालिटी एजुकेशन हो, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड आपके भारत बन जाए, ऐसे कुछ जो है वो विकसित भारत के हमारे सपने थे। ठीक है, और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास 4 दोस्तों इंजन थे ना। इन 4 इंजन में कौन कौन से थे आपके, एक कृषि था, एक एमएसएमई था, एक आपके निर्यात था और एक दोस्तों कौन था आपके, एक निवेश था। ठीक है, ये 4 आपके इंजन थे ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एमएसएमई की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो स्मॉल
मीडियम दोस्तों एंटरप्राइज जो है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या, यहाँ पर आपकी जो इसकी डेफिनेशन जो होती है ना वो चेंज कर दी दोस्तों ना। इसकी जो परिभाषा है वो रसगुल्ला चेंज कर दी दोस्तों ना, इसकी जो परिभाषा है वो चेंज कर दी है। अब दोस्तों परिभाषा दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों, दो दोस्तों इसके आधार है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन के दो आधार है, एक तो है कि कंपनी में होने वाला निवेश वो कितना है, ठीक है, और एक कंपनी का टर्नओवर कितना है, ठीक है। इन दो आधार पे माइक्रो स्मॉल मीडियम दोस्तों एंटरप्राइज होंगे, ठीक है। अच्छा निवेश की दोस्तों बात करूं आपसे, इसमें पूछे आपसे माइक्रो, माइक्रो कौन सा है, सो स्मॉल कौन सा है, और मीडियम एंटरप्राइज पूछूं आपसे, सूक्ष्म लघु मध्यम दोस्तों पूछूं आपसे, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म हो गया, सो आपके स्मॉल का मतलब लघु हो गया, और मीडियम का मतलब मध्य हो गया, ठीक है। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पर, अच्छा माइक्रो की बात करूं आपसे दोस्तों, माइक्रो पूछूं आपसे, याद करो मैंने आपको याद करवाया था 2.5 करोड़ तक, है ना, याद करो 2.5 करोड़ तक, 2.5 25 125, याद है किसी को, अरे याद करो 2.5 करोड़ 25 करोड़ 125, इसको ऐसे ही याद कर लेना, पेपर में ऐसे ही ठीक होगा, ठीक है। 2.5 25 125 ऐसे याद करो, 2.5 करोड़ 25 करोड़ 125 करोड़, 2.5 25 125, 2.5 करोड़ 125 करोड़ 125 करोड़, ये तो क्या है, ये आपके निवेश की, आपके निवेश के अनुसार माइक्रो स्मॉल मीडियम की सीमा है, ठीक है। 2.5 करोड़ तक का जो इंडस्ट्री होगा निवेश के अनुसार वो माइक्रो होगा, ठीक है। 25 करोड़ तक का स्मॉल, 125 करोड़ तक का क्या होगा आपके, ये मीडियम होने वाला है, ठीक है। ये निवेश दोस्तों। टर्नओवर पूछूं आपसे, यहां दोस्तों कितना आपके 10 करोड़ दोस्तों, आपके 100 करोड़ और 500 करोड़, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, पेपर के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है। 10 करोड़ तक टर्नओवर है तो आपके माइक्रो, 100 करोड़ तक है तो आपके स्मॉल, और 500 करोड़ तक अगर है तो आपके वो क्या हो जाएगा, ये आपका मीडियम होगा, ठीक है। तो नोट कर लेना, 2.5 25 125 10 100 500, 2.5 25 125 10 100 500, ऐसे आप लोग जो है यहाँ पर याद कर सकते हो, ठीक है। 2.5 25 125 10 100 500 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक दोस्तों माइक्रो दोस्तों जो इंडस्ट्री है आपकी, इनके लिए पहली बार जो है वो सो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है, ठीक है दोस्तों। अभी तक दोस्तों आपने किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड सुना होगा जिसकी सीमा जो है आपके 5 लाख रुपए कर दिए 3 लाख के स्थान पर। अब माइक्रो जो आपके एंटरप्रेन्योर है आपके, इनके लिए भी, माइक्रो जो उद्योग है आपके, इनके लिए भी क्रेडिट कार्ड दोस्तों इस बार पहली बार लॉन्च किया गया है। 10 लाख दिए जाएंगे इसके अंदर आपके, और 5 लाख तक के ऋण की सुविधा जो है वो उसमें मिलने वाली है, ठीक है। तो लिखिए 5 लाख तक ऋण की सुविधा जो है, 5 लाख तक का लोन जो है वो इसमें मिलने वाला है, और ऐसे 10 लाख क्रेडिट कार्ड जो है वो प्रदान किए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड में यही सवाल भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। और वहीं दोस्तों एक क्वेश्चन और लिखिए आप, अच्छा इसका आंसर लिखो आप तो पहले कि सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की सीमा क्या 2.5 है ना, 2.5 25 125, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला दोस्तों आपके, अगर सवाल पूछूं आपसे, मखाना बोर्ड तो आप जानते हो कहाँ दोस्तों बनेगा आपके, अरे मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा ये तो आपको याद होगा, मैंने कल भी लिखवाया दोस्तों। एक आपके बिहार में एक चीज और आने वाली है, वो है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक, कौन सा है, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, कौन सा है, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है ये भी आपके आने वाला है, ठीक है। ये भी आपके कहाँ पर, बिहार के अंदर आएगा ना, तो नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर, बिहार में आएगा, और मखाना बोर्ड भी कहाँ पर आएगा, बिहार में आएगा, ये आपको ध्यान रखना। और यूरिया प्लांट कहाँ पर आएगा, यूरिया प्लांट आपके असम के अंदर आएगा, ठीक है। यूरिया प्लांट असम में आएगा, टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बिहार में आएगा, और मखाना बोर्ड भी बिहार में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, ये 4 आपके सेक्टर हो गए, इनका ईंधन सुधार है, प्रेरणा समावेशिता है, गंतव्य विकसित भारत है, देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग, है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन थी, देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोगों से देश बनता है ना। बाकी नीचे वाला तो मैंने आपको अभी एमएसएमई के बारे में पढ़ा दिया। महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने जीकोन अवार्ड सम्मानित कराया, अरे जीकोन एन फॉर नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा, जीकोन अवार्ड, है ना। दुनिया का पहला हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर कहां पर, ये लद्दाख में, कहां पर है, लद्दाख, आपको ध्यान है।
है, देश का पहला हाई अल्टीट्यूड आपके पैरा स्पोर्ट सेंटर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स पूछूं आपसे, अरे वाई भारत मैटर्स किसकी पुस्तक है आपके, अरे ये किसकी है, एस जयशंकर है ना, इनकी पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 19वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की आपके, ये ब्राजील, किसने की, ब्राजील ने करी G20 की मेजबानी, आपको 24 में ध्यान रखना है। हाल ही में दिवंगत दोस्तों नवीन चावला कौन था आपके, अरे नवीन चावला पूछूं आपसे, अभी 79 ईयर की एज में जो है इनकी डेथ दोस्तों होती है। ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, कौन, आपके नवीन चावला। ठीक है, 2009 का जो आपके हमारा लोकसभा चुनाव हुआ था, जो आम चुनाव जो हुए थे, इसमें भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, वो यही थे आपके नवीन चावला, 2009 के लोकसभा चुनाव में। ठीक है, सवाल पूछे कि भाई मदर टेरेसा की ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले कौन, दोस्तों यही। ठीक है, लिखना मदर टेरेसा की, ये महत्वपूर्ण सवाल है, मदर टेरेसा की ऑटोबायोग्राफी जो है, जीवनी जो इनकी, यह लिखने वाले कौन थे, यह भी आपके नवीन चावला जी थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नवीन चावला आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, भारत की पहली महिला पूछूं आपसे, पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी आपके, भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है यह कौन है, यह 3 क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, भारत के पहले वो कौन थे आपके, सुकुमार सेन, कौन थे, सुकुमार सेन जो है भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, भारत की पहली महिला दोस्तों पूछूं आपसे कौन थी, तो रमा देवी आपके भारत की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, कार्यकाल पूछूं आपसे, दोस्तों कार्यकाल जो है सो यह कितना होता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इसका कार्यकाल जो है यह कितना होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। इसके अलावा सवाल पूछे आपसे, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है, ये भी आप छापिएगा। और अगर पूछूं आपसे, सुविधा ऐप पूछे आपसे, सुविधा ऐप लॉन्च करने वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सी विजिल ऐप लॉन्च करने वाला कौन था, सी विजिल ऐप लॉन्च करने वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सक्षम पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। देखिए, मैंने पूछा कार्यकाल पूछूं आपसे, तो कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की एज पूरी हो जाए, दोनों में से कोई भी हो कार्यकाल। ठीक है, 6 या फिर 65 वर्ष की एज आपके, ये कार्यकाल इनका होता है। ठीक है, अच्छा अगर पूछे आपसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अच्छा दोस्तों यहां पर हमारा तो आंसर क्या हो गया, हमारा तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा अगर पूछे आपसे कि सतर्कता जो आयोग है भारत के अंदर, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है, तो इसकी स्थापना जो है वो आपके संथानम समिति जो है इसकी सिफारिश पर होती है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ आप लोग कि मैंने इस पेज पे जितनी भी दोस्तों जानकारी लिखी है, ठीक है, इसको हटा दो। क्या इसके अलावा आप सारी जानकारी नहीं जानते हो, इसको दोस्तों हटा दो। केवल आपके ये तो लेटेस्ट जानकारी हो गई ना, इसको हटा दो। बाकी ये मैं ही पूछ रहा हूँ, ये मैंने जो जानकारी लिखी है यहाँ पर, क्या ये मैंने पहली बार लिखी है या इससे पहले मैं इसको बहुत बार लिख चुका हूँ रसगुल्ला। ये जानकारी जो है, पहला कौन था, पहली महिला कौन थी, वर्तमान कौन है, कार्यकाल कितना होता है इनका, और विजिलेंस कमीशन की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर होती है, 1964 में होती है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुविधा ऐप, सी विजिल ऐप, सक्षम ऐप जो है, क्या मैं ये जानकारी पहले भी लिख चुका हूं आपके सामने, हमने पहले भी बार पढ़ी सो। अब आप सोच के देखो, इसी एक स्लाइड में, इसी एक पेज से इस बार हमारे यहाँ पर राजस्थान में आरएस का एक एग्जाम हुआ, जिसको पूरी दुनिया बहुत टफ एग्जाम कह रही है। इसी एक स्लाइड से 3 क्वेश्चन उसके अंदर आए दोस्तों ना, इसी एक स्लाइड से 3 क्वेश्चन उसके अंदर आए। आप चेक कर लेना आपके एग्जाम को। ये पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना, कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना होती है, और मैं करोड़ों बार ये संथानम समिति आपको लिखा चुका हूं, 1964। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, सुविधा ऐप को लॉन्च करने वाला कौन है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, कार्यकाल कितना होता है ना,
ये कार्यकाल जो है कितना है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में है। 3 क्वेश्चन जो है इसी एक स्लाइड से इस बार जो है वो आपके कहाँ पर आरएस के एग्जाम में इसी स्लाइड से 3 क्वेश्चन आए, आप चेक कर लेना एग्जाम में ना। तो अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे आपके, वो थे नवीन चावला जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 ने GSAT-20 को लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों आपके, और GSAT-20 जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन, फाल्कन 9 कौन है, फाल्कन 9 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फाल्कन 9 जो है ये आपके GSAT-20 ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स, लगा लो स्टार पेपर में आएगा, ये डेनमार्क, कहाँ की, डेनमार्क की थी मिस यूनिवर्स बनने वाली है ना। इंटरपोल के दोस्तों हेड किसको बनाया गया, ये देखो 3 नहीं रसगुल्ला 4 क्वेश्चन दोस्तों ना, एक ये क्वेश्चन भी तो आया है, अरे ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है। ये भी हमारे यहाँ पर अभी जो आपके आरपीएससी में जो हमारा आरएस का एग्जाम हुआ उसमें यही क्वेश्चन आया था, बस वहाँ पर ये लिखा था कि जो आपके जो हमारा गुरु घासीदास, सवाल ये था कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला, इसमें सवाल था कौन सा कथन गलत है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ था मध्य प्रदेश में स्थित है ना, ये सवाल था कि एमपी में स्थित है, तो एमपी गलत है, छत्तीसगढ़ के अंदर होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 3 तो वो हो गए, एक ये आपके, एक ये और हो गया ना। चलिए, हाल ही में इंटरपोल का नया महासचिव, ये भी बोल दो, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ आपको, बोल दो, ये भी पहली बार पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ना। चलिए, इंटरपोल का दोस्तों नया हेड किसको बनाया गया आपके, अरे इंटरपोल का नया जो, इंटरपोल आपके 7 सितंबर को स्थापना होती है, 1923 के अंदर होती है, ठीक है। और वाल्डेसी उर्किजा जो है आपके, वाल्डेसी उर्किजा ये इसके नए हेड है। और इंटरपोल दोस्तों अभी हाल ही में सिल्वर नोटिस जारी किया, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरपोल ने अभी हाल ही में सिल्वर नोटिस जारी किया, ध्यान रखिएगा ना। चलिए, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्ष 25-26 के लिए कितना रेल बजट जो है पेश किया। देखो हम दोस्तों बजट तो पढ़ रहे हैं, पर हम अभी तक जो है जर्नल वाला बजट पढ़ रहे हैं, रेल बजट पे हमारा ध्यान नहीं है। मैं कुछ पॉइंट आपको इसके भी लिखा देता हूं जो हमारे महत्वपूर्ण बन सकते हैं, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके, अच्छा अगर आपसे सवाल यहाँ पर ये पूछ ले दोस्तों आपसे कि भाई साहब दोस्तों रेल बजट पूछूं आपसे, दोस्तों रेल बजट जो है आपके, ये आपके अभी वर्तमान में निर्मला जी ने पेश किया है, ठीक है। साथ में किया था ना निर्मला जी ने, यह वाला बजट भी पेश किया। और जितना दोस्तों पहले हमने पैसा दिया था आपके, उतना ही पैसा जो है वो इस बार भी हमने दिया, कितना आपके 2.52 लाख करोड़, ठीक है। इतना ही पैसा पहले दिया था रेल के लिए हमने, 2.52 लाख करोड़ रुपए जो है, इतना ही पैसा पिछली बार दिया था। और इतना ही पैसा दोस्तों आपके, इतना ही बजट का अलोकेशन जो है, आवंटन जो है वो इस बार भी हमने किया है, ठीक है। कितना, 2.52 लाख करोड़ का अलोकेशन जो है वो इस बार भी हमने किया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगला पॉइंट आपके सामने कि भाई साहब सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले दोस्तों आपके कि भाई साहब दोस्तों किस वर्ष दोस्तों आपके, किस वर्ष में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया, ठीक है। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था आपके, ये आपको बताना है, ठीक है। एक सवाल तो ये बन गया कि वो वर्ष कौन सा है और वो कमेटी कौन सी, ठीक है। वो वर्ष कौन सा है और वो कमेटी कौन सी दोस्तों ना। फिर पूछूं आपसे रेल बजट का दोस्तों आपके, रेल बजट का आम बजट में विलय जो है ये किस कमेटी की सिफारिश पर होता है, ठीक है। रेल बजट का आम बजट में जो विलय है यह किस कमेटी की सिफारिश पर होता है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। और कब से होता है ना, कब से होता है, ये क्वेश्चन स्टैटिक वाले पोर्शन के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं, ठीक है। कि दोनों अलग अलग दोस्तों कब होते हैं आपके, दोनों अलग अलग 1924 में एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर, लिख लो महत्वपूर्ण सवाल है। 1924 में एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर इन दोनों को अलग अलग किया गया, ठीक है। एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर इन दोनों को 24 के अंदर अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों बाद में दोनों को मर्ज कर दिया गया ना, दोनों को मर्ज किया गया दोस्तों आपके। और 1718 के अंदर आपके अरुण जेटली ने पहली बार मर्ज जो बजट है आपके वो पेश किया था, 1718 की बात है। कमेटी का नाम था विवेक देवरॉय कमेटी, है ना। तो लिखिएगा 1718 के अंदर विवेक देवरॉय कमेटी जो है इसने मर्ज कर दिया, ठीक है। विवेक देवरॉय जो कमेटी है इसने मर्ज कर दिया था 1718 के अंदर, आपको ध्यान रखना है ना। तो अलग करने वाला एकवर्थ कमीशन था और मर्ज करने वाला कौन था, 1718 वाला आपके विवेक देवरॉय कमेटी, आपको इसको मर्ज करने वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं किसकी, आपके जो रेल बजट है उसकी बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि 2.52 लाख करोड़ जो है, क्या हुआ,
2.25 पे ऐसे क्यों कर रहा है, 2.52 लाख करोड़ रुपए जो है, लाख करोड़ रुपए जो है ये आपके अलोकेशन हुआ है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये भी बोल रहा है अब नहीं पढ़ूंगा मैं ना, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो है ना राजू की टीम बोल रही है, मुझे लगा ये बोल रहा है अब नहीं पढ़ूंगा मैं तो घर जा रहा हूँ अपने। ठीक है, ये मास्टर बहुत पढ़ाता है भाई साहब। लिखो 2.52 लाख करोड़ रुपए दोस्तों इतना हमने आवंटित किया। ठीक है, 200 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी, ये घोषणा हुई है। ठीक है, 100 अमृत आपके भारत ट्रेन चलेंगे ना, लिखना 200 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, 200 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। ठीक है, और 100 आपके अमृत आपके भारत ट्रेन चलेंगे। ठीक है, 200 वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट होंगी और 100 आपके अमृत आपके ट्रेन जो है स्टार्ट होने वाली है ना। 31 मार्च 2026 तक भारत में 100% रेलवे ट्रैक कैसा होगा, इलेक्ट्रीफाइड होगा। ठीक है, लिखो 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक 100% रेलवे विद्युतीकरण करना। ठीक है, मतलब रेलवे ट्रैक कैसा होगा, इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा, कोयले का यूज नहीं होगा। ये आपको टारगेट ध्यान रखना है, 31 मार्च 26 तक जो है 100% कर देना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, सवाल पूछ सकता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है भारत में ना। कभी सवाल पूछे आपसे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भारत में कहाँ पर है, चेन्नई के अंदर। कहाँ पर है, चेन्नई में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कितना बजट दिया गया है, कितना वंदे भारत ट्रेन होंगी, कितनी अमृत ट्रेन होंगी आपके, क्या रेलवे का हमने ये रखा गया है आपके विद्युतीकरण का लक्ष्य है, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए हमारा आंसर 2.52 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये रेल बजट आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पे दोस्तों किसको अपॉइंट किया गया आपके, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है सीएजी किसको बनाया गया, के संजय मूर्ति। किसको बनाया गया, के संजय मूर्ति को सीएजी बनाया गया ना। हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने दोस्तों गोल्ड जीता आपके, तो 14वीं सीनियर राष्ट्रीय जो हॉकी चैंपियनशिप है इसमें गोल्ड जीतने वाला कौन आपके, ओडिशा इसके अंदर गोल्ड जीतने वाला। ठीक है, आगे देखिएगा भारतीय सेना ने पहला, ये सवाल अभी, अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूं सवाल, ये लल्लन टॉप तो मैं आपको बहुत बार रिवाइज करवा चुका हूं। यही सवाल आप चेक करना, जिस दिन आरएस का एग्जाम था आप चेक कर लेना, आपके पास नोट्स दोस्तों होंगे। जिस दिन आरएस का एग्जाम था संडे की बात है। ठीक है, उसी दिन दोस्तों मैंने आपके 10 से 12 बजे जो है आरएस का एग्जाम आपके 12:30 बजे था ना, 12:30 बजे के आसपास आरएस का एग्जाम था, 12 बजे के आसपास था। मैंने 10 से 12 आपको एसएससी उत्कर्ष के ऊपर क्लास पढ़ाई थी, एक करंट अफेयर्स की 500 क्वेश्चन की। ठीक है, उसमें ये वाला क्वेश्चन भी शामिल था ना, उसी में का क्वेश्चन है ये भी है ना, कि सिंबेक्स वाला जो अभ्यास है, और ये वाला क्वेश्चन अभी आपके आरएस में हमारे यहाँ पर सवाल पूछा गया। ठीक है, अभी हमारे आरएस में सवाल आया था और ये पुणे के अंदर हुआ था और ये कंबोडिया के साथ में हुआ था, ये सवाल अभी पूछा गया। ठीक है, नोट करना। 16 वर्ष से कम उम्र के लोग, मीडिया पूछूं आपसे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपको ध्यान रखना है ना, ये आपके इसने बैन कर दिया। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 24-25 का खिताब जीतने वाला दोस्तों कौन। ठीक है, देखो दोस्तों आपके अभी पुरुष हॉकी जो आपके, पहली बात तो ये हुआ कहाँ पर, ठीक है, इसका होस्ट कौन था, ये दोस्तों मैच कहाँ पर चल रहा था आपके, तो मैच चल रहा था राउरकेला में। राउरकेला में क्या है भाई साहब, राउरकेला में आपके बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। कौन सा है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, ये राउरकेला में, जो कि भारत का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर आपके ये मैच चल रहा था पुरुष हॉकी इंडिया लीग का दोस्तों फाइनल मैच। ठीक है, अच्छा इसको जीतने वाला कौन आपके सो, इसका विजेता कौन बनता है, अच्छा अपना तो बंगाल टाइगर्स जीतते हैं ना, सराची राड बंगाल टाइगर्स जो है वो इसको जीत जाते हैं। ठीक है, अच्छा किसको हराया आपके, तो हैदराबाद को हरा दिया। ठीक है, किसको हराया, जो हैदराबाद है इसको हरा दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीतने वाला कौन है, सराची राड बंगाल टाइगर जीतने वाला, और हराने वाला कौन, अब किसको हराया आपके, हैदराबाद को हरा दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से क्रम का था आपके, 6ठे क्रम का दोस्तों ना। अच्छा महिला वाला जो हुआ था कुछ दिनों पहले, ये महिला वाला याद है आपको किसको जीता है, दोस्तों महिला वाला कुछ दिनों पहले ही हुआ था आपके, और महिला वाला पूछूं आपसे जीतने वाला कौन था, ओडिशा वॉरियर्स। याद करो मैंने लिखवाया था कि ओडिशा वॉरियर्स जीता था, और ये सूरमा वाला दोस्तों हारा था ना, ओडिशा वॉरियर जीता था आपके, और जो सोरमा हॉकी क्लब है ये हार गया था ना, याद करो ये हार गया था। ये महिला वाला पहले लिखा चुका हूं ना,
महिला वाला भी लिख लो और पुरुष वाला भी लिख लो, ठीक है। दोनों महत्वपूर्ण सवाल है। महिला वाला में ओडिशा जीता है, सोरमा हारा है। पुरुष वाले में सांची राड बंगाल टाइगर जीता है और हैदराबाद हार गया, ठीक है। पुरुष वाला पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, सांची राड बंगाल टाइगर्स ठीक आंसर होगा ना। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर। गरचौला हस्सिल पूछूं आपसे, ये गुजरात हो गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बनाया गया आपके? अरे जय शाह को बनाया गया, ठीक है। आगे देखिएगा, हॉर्नबिल महोत्सव पूछूं आपसे, ये नागालैंड हो गया, ठीक है। सर्पदंश को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिसूचित रोग घोषित कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मैं फिर कह रहा हूं आपको, आज से एक नया रूल लागू कर दिया गया है। 10 सवाल नहीं होंगे, जितने भी सवाल बनेंगे मेरे पास में, 10 बने, 15 बने, 12 बने, 13 बने, मैं सब पढ़ाने वाला हूँ। आपको अलग अलग सवाल आपको दिखाऊंगा, जिससे कि तो सवाल दिखाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको वो सवाल दिमाग में रहता है कि सवाल पढ़ाया गया था ना। तो अभी मैंने कल वीडियो भी डाला था, इस क्लास के ट्रेलर में भी वो वीडियो लगा है। 21 क्वेश्चन जो आए थे पेपर में आपके, वो सवाल मैंने दिखाया। आप सोच के देखो, जब पेपर टफ हो वहाँ पर अगर 21 क्वेश्चन राजस्थान के सर्वोच्च एग्जाम में अपनी फ्री वाली क्लास से आ जाएं, इस वाली क्लास से आ जाएं, तो इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है आपको ना। तो बस आप ध्यान से पढ़ते रहो पूरे दिमाग से। ये करंट अफेयर्स की ईयरली मैगजीन हिंदी इंग्लिश में, हाँ 2024 का क्वेश्चन करंट अफेयर्स का इससे बाहर नहीं जाएगा ना, ये मेरी गारंटी आपको, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आप हिंदी वाली चाहिए हिंदी वाली, इंग्लिश वाली, दोनों मार्केट में जो आपको चाहिए वो ले लेना, ठीक है। आइए रिवाइज करते हैं। माउंट तारानाकी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। और एक्सियोम मिशन 4 पूछूं आपसे, शुभांशु शुक्ला ऑप्शन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। रामसर साइट आपके खेचोपल्लरी सिक्किम में हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है ना। कर्नल सीके नायडू अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। और वशारोद पूछूं आपसे कहाँ पर है? ये ओडिशा में अभी टेस्टिंग हुई है, ऑप्शन नंबर 1 है ना। केंद्रीय बजट 25-26 राजकोषीय घाटा कितना है? 4.4% रहेगा अनुमान, ठीक है। व्यक्तिगत आयकर कर मुक्त आपके 12 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी आंसर। भारतीय रेलवे निर्बाध यात्रा के लिए श्वा रेल, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया ना। अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप पूछूं आपसे, भारत जीत गया, साउथ अफ्रीका हार गया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। तारनी पूछूं आपसे, नमो आपके प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। सर आज मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? राजस्थान में, वो ऑप्शन नंबर भी है ना। पार्टी निकालत तू, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, मैगजीन आपके सामने यहाँ पर। चलिए ऑल दी बेस्ट, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना। भाई साहब मैं चाय लेके आया था अपनी साथ में ना। फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ूँ? फर्स्ट ग्रेड का एक एक सवाल आपको इस क्लास से मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड में 10 सवाल आएंगे करंट अफेयर्स के, 10 की 10 सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे, निश्चिंत रहो। कोई और बात हो तो बताओ। ऊपर दिखो, ऊपर दिखो। आपके सारे क्वेश्चन सही किए हैं, 3 क्वेश्चन मेरी सिली मिस्टेक से गलत हो गए। नहीं करनी चाहिए ना, रिफ्रेश करो। चलिए जिनका भी आज एग्जाम है जीडी का, उनको ऑल दी बेस्ट, फोड़ के आना एग्जाम, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, मुलाकात आपसे फिर होगी। और देखो यार, इस क्लास का मतलब ही क्या है? मेहनत। 8 नहीं, मैं चाहूं तो आपको शाम के 5 भी बज सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपकी पूरे दिन क्लास चलेगी, 24 घंटे एक बार, है ना। सोचो कितना मजा आएगा रसगुल्ला, 24 घंटे क्लास चल रही, भाई साहब झंडे ही गाड़ देंगे 24 घंटे में। तो कोई मेरे को 24 घंटे क्लास लेने देना एक बार, किसी भी एक सब्जेक्ट की, वो सब्जेक्ट का अध्याय समाप्त पूरा हो जाए 24 घंटे में। शुरुआत करेंगे इसकी, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना, कोई कमेंट हो कमेंट कर देना। बाकी मैं फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6:30 बजे। और जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।